देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक और पत्रकार संदीप कोठारी का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह के 3 अन्य मामले उत्तर प्रदेश के 3 अन्य जिलों में भी हुए, जहां पत्रकारों के साथ काफी मारपीट की गई। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 में से 3 घटनाओं में खनन माफिया और अवैध खनन का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकारों पर हमलों से जुड़ी हुई घटनाएं थीं। पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमलों की घोर निंदा हो रही है। प्रेस काउंसिल से लेकर देश के तमाम पत्रकार संगठनों ने इन हमलों के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके पत्रकारों पर हो रहे हमलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम सूची में भारत 180 देशों में 136वें पायदान पर है। प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली दुनिया भर की संस्थाओं ने भी भारत में पत्रकारों पर हो रहे हमलों की निंदा की है और इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता केंद्र में बैठे लोग तनिक भी अपने खिलाफ नहीं सुन पा रहे हैं। सत्य की दुर्बल से दुर्बल आवाज भी वो खौफ खाए रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उनकी सच्चाई उजागर कर रहा है, वो उसे निपटाने में लग जाते हैं। यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनीस। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राहुल जलाली, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि अचानक पत्रकारों पर हमले की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अचानक बढ़ गई है या हो रही है। ये अब ये खबर में आ रही है, ये फर्क है। और खासकर जो ये घटनाएं हुई हैं, एक जो शाहजहांपुर में हुआ पत्रकार को जला देना, ये एक नई पहल है जी। कि पहले बालाघाट में भी यही हुआ है। जी, वहां भी यही हुआ। वहां जलाया तो उसको किडनैप किया वहां से, फिर दूसरे स्टेट में लेके नागपुर के पास जंगलों में उसे जलाया गया, वारधा के पास। तो अब देखिए, किडनैप किया जाता है फिर वहां यही नहीं है। अब देखिए, पीलीभीत में एक पत्रकार को मोटरसाइकिल से बांध के उसे घसीटा गया। कानपुर में एक पत्रकार की उसे गोली मारी गई। अभी वो क्रिटिकल हालत में है, उसे काफी दिन हो गए हैं, अभी भी वो क्रिटिकल है, अस्पताल में है। तो ये घटनाएं जो हैं यूपी में तो इतने हो गए, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी, और ये घटनाएं पूरे बढ़ रही हैं। क्योंकि हुआ क्या है, आज पत्रकार की आवाज दबाना जरा मुश्किल है। अब आपके पास जरिए हैं, कम से कम 100 से ऊपर चैनल्स हैं। हर जगह आप लीजिए, 100 के 800 से ऊपर चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं। उसके अलावा हजारों अखबार है। फिर एक नई जो शुरुआत हुई है सोशल मीडिया, जैसे गजेंद्र सिंह को मारा गया, वो फेसबुक के पत्रकार थे, सोशल मीडिया के पत्रकार थे। तो अब पत्रकारों पे जो रोक लगती थी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, जो उनको एक डायरेक्शन दिया जाता था, अगर मैं ये कहूं, अब वो करना मुश्किल है। और ये पत्रकार, और मैं खासकर एक चीज और बोलूं कि देखिए, जो पत्रकारिता जो अपने एक मिशन के तौर पे पत्रकार काम कर रहा है, वो छोटे शहरों में है, और हमला भी उन्हीं छोटे शहरों में उन पे बहुत ज्यादा हो रहा है। जी। आरपी सिंह साहब, आपके एक सहयोगी हैं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा साहब, उनका बयान मेरे सामने है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों पर हमले हुए उसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, और दूसरी तरफ आपके शासित राज्य मध्य प्रदेश में जो बालाघाट में घटना हुई है उस पर पार्टी का अभी कोई बयान नहीं आया। ये आखिर दोहरा मापदंड क्यों है आपकी पार्टी का? पहली बात तो कोई दोहरा मापदंड नहीं है। बालाघाट की घटना की भी कड़ी निंदा करनी चाहिए और कड़ी निंदा होगी, उस पर पूरी कार्रवाई। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ आपके चैनल पे, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और पूरी उस पर जो रिक्वायर्ड कार्रवाई उस पर पूरी होगी। उसमें ये नहीं कि उसको कोई दीपापति होगी या कह दिया जाएगा चिंता कर रहे हैं या होगा इंक्वायरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें जो भी दोषी होगा, मेरे को उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी, और जो भी दोषी होगा उसको उस पर कार्रवाई होगी। परंतु विषय जो कहा जाने साहब, वो बड़ा विषय है। आज विषय है कि आज समाज में चौथे स्तंभ के प्रति जो बाकी लोग हैं समाज के, उनकी सहनशीलता खत्म हो गई है। और उसको हम मैं खुद एक अखबार में कई साल पहले मैंने काम किया, हालांकि मैंने लिखे हुए में काम नहीं किया, परंतु तब भी अखबार में लिखे हुए शब्द की एक बात होती थी और उसके प्रति एक मान आदर होता था। आज वो कहीं ना कहीं हिला है मामला, उसको बड़ा चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से सैन माफिया हो, वो राजनेता हो, पुलिस हो, वो अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं अत हो गई है। इसके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है, और इस पर पूरी चिंता होने की जरूरत है। इस पर जरूरत पड़े तो कुछ
कानूनी व्यवधान की भी जरूरत है। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया, उत्तर प्रदेश का भी था और मध्य प्रदेश का भी। आपने कहा कि होगा, ऐसा मान के आप चल रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन आपकी पार्टी चूंकि एक पार्टी विद ए डिफरेंस कहती है अपने आप को, तो हम अपेक्षा ये करते हैं कि कम से कम आप तो कुछ मिसालें कायम करें। मैंने कहा ना जी, आपको तुरंत अभी आने वाले 1-2 दिन में उस पर पूरी कार्रवाई दिखेगी और उसमें ट्रांसपेरेंट अब बोर्ड दिखेगी कार्रवाई। इसमें ये नहीं कोई लीपापोती होगी, किसी को बचाने की कोशिश होगी। यहाँ तो लगातार पिछले कई दिनों से ये 20-25 दिन से मामला चल रहा है, इसको लगातार दबाने की कोशिश हुई। जो शाहजहांपुर में हुआ, जो कानपुर में चल रहा है, वहाँ लगातार उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे जो मुझे आज जानकारी कुछ मिली है उसमें यह है कि आपके यहाँ नहीं दबाया जाएगा, इतना आप आश्वासन दे रहे हैं। चलिए मीम अफजल साहब, आप तो खुद भी पत्रकार रहे हैं, राजनेता भी रहे, सांसद भी रहे, डिप्लोमेट भी रहे, और अब ये जो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और पूरे देश में इसको लेकर के चिंता हो रही है। आखिर क्या माजरा है कि राजनेता, प्रशासन, पुलिस सब जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहे हैं, फोर्थ एस्टेट के खिलाफ? देखिए, अभी जो जलाली साहब कह रहे थे जी कि पहले भी ऐसा होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन आज ये सब चीज सामने आ रही है, आवाम के सामने आ रही है। चूंकि आज जो मीडिया है वो ना सिर्फ ये कि वो हर मिनट की खबरें आज मिनट में आ जाती हैं, यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो टीवी चैनल्स का एक तरह से कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो इनटॉलरेंस है, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, ये यकीनन ऐसा लगता है इन वाकयात को देखकर कि सिर्फ खिलाफ नहीं हो गई है पत्रकारों के या उनके मामलात को। अगर उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज आती है जैसे खनन माफिया है इस तरह के, तो वो इस हद तक जा रहे हैं कि जिंदा जला रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है और इसमें पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है, आवाम को भी चिंता करने की जरूरत है और सरकारों को भी, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। मैं समझता हूं कि अगर इसकी इजाजत दी गई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत अरसे पहले पहला वाकया कम्युनल राइट्स के अंदर जलाने का गुजरात में हुआ था और उसके बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया और चलने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी दिशा में और भी आगे ना चलने लगे, तो इसमें बहुत सख्ती की जरूरत है, चाहे किसी की सरकार हो। अभी सिंह साहब ने कहा वहां जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, सख्ती से हम लोग पेश आएंगे, बहुत खुशी की बात है और आना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैंने पहले दिन जिस दिन ये वाकया हुआ था, सबसे पहले रिएक्शन मैंने कांग्रेस की तरफ से दिया था जी, और मैंने ये कहा था कि इसकी तुरंत कम से कम उस मिनिस्टर को, अगर ठीक है वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये मानकर चलता है कानून जी, और उसको गवाही को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। चलिए उसके बावजूद मैं कहता हूं हो सकता है उसका हाथ ना हो, उनको ये चाहिए था कि इस्तीफा देते और कहते हैं निष्पक्ष इस पर इंक्वायरी की जाए, मेरा नाम आए तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं वापस आऊंगा अपनी जगह पर। ठीक है, उनको खुद करना चाहिए था। आता हूं मैं मीम साहब, उन्होंने आज अपनी पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति फडणवीस, क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इंटॉलरेंस का मामला है? क्या लोगों के अंदर संवेदनशीलता खत्म हो गई है, असहिष्णुता ज्यादा बढ़ गई है, या उससे अलावा कोई और डिजाइन, कोई पैटर्न आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ अच्छे पत्रकार होते हैं, कुछ खराब पत्रकार होते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को का इस्तेमाल करते हैं कई चीज़ों में, जिस तरह से या तो मतलब हमने ये भी देखा है कि लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि भारत में पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकार की स्वच्छंदता एक तरह से अक्षुण्ण है, एक तरह से उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। हम बाकी देशों की तरह नहीं हैं जहां पॉइंट ब्लैंक रेंज पर किसी ब्लॉगर को गोली मार दी जाती है या किसी समाजवाद कोई जो सामाजिक बातों पर टिप्पणी करते हैं उनको गोली मार दी जाती है। नहीं, आप अगर इसका की तुलना बांग्लादेश या सोमालिया से कर रही हैं तो बात अलग है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी ने भी 180 में से 136 में पायदान पे है, तो माफ कीजिएगा कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। नहीं, अच्छा तो नहीं, ये तो कोई नहीं कह रहा है कि अच्छा है या नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम लोग को और बुरा नहीं करना है तो इस मामले पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इमरजेंसी की 40वीं वर्षगांठ आ रही है 25 जून,
और उस वक्त का एक दौर जिसको कहा जाता है कि साहब आज़ाद भारत में एक वो 19 महीने का जो काला अध्याय था जिसमें सेंसरशिप लागू की गई थी, उस मौके पर जहां इमरजेंसी को लेकर के बहस हो रही है वहीं प्रेस की स्वतंत्रता की बात उठ रही है। और जिस तरह से हमले हो रहे हैं पत्रकारों पर, उसके देखते हुए तो कोई बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, निश्चित रूप से कोई भी हमला पत्रकार पर हो तो वो बुरा है जी, लेकिन इसमें 3 एजेंसियां, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, तीनों लगे, और इसीलिए शायद मजबूर होकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कुछ चीजें हैं जो कि बाकी सब लोगों पे लागू होती हैं। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो एसएचओ को फौरन ट्रांसफर किया जाता है। इस केस में वैसा नहीं हुआ। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो डाइंग डिक्लेरेशन को एक तरह से एक फाइनल डिक्लेरेशन माना जाता है और उसके आधार पर कार्रवाई होती है, वो भी नहीं हुआ। तो पत्रकार तो भारत का वासी है, भारत के जो बाकी कानून है वो उस पर भी लागू होते हैं, तो फिर क्यों सरकार ने ऐसा नहीं किया? और मेरे ख्याल से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने आप को बहुत बुरी तरह से अपना कुठाराघात करेंगे अपने आप पर। राहुल जलाली साहब, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। मैं अदिति कह रही कि गोली नहीं मारी जाती, पर कि कौन सा समाज है कि एक पत्रकार जो सच बोल रहा है, कहाँ दो, उन्हें जला दिया जाता है 3 जगह और तीनों जगह हैवानियत के किस मोड़ पे पहुंचे हुए माफिया का। एक तो ये है, पर आप ये देखिए हो क्या रहा हमारे देश में आज। पत्रकार जो ये छोटे पत्रकार हैं, इनकी आमदनी भी देखिए, और ये सच उजागर कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। करप्शन क्या है आपके समाज में उसको सामने ला रहे हैं, और उनको उनके साथ क्या करती है ये सरकारें कर रही हैं। इसमें कोई गलतफहमी ना रहे कि देखिए हो क्या रहा है आज का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो सामने आ रहा है। मैं किसी एक पार्टी को इसमें जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं। उसमें क्रिमिनल, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, लोकल लेवल पे ये तीनों का एक मिश्रण हो रहा है। आप जितना इलीगल माइनिंग देखिए, ये पहली बार पत्रकार पे हमला नहीं हुआ है, उड़ीसा में बहुत कुछ 1.5 साल पहले हो चुका है, आपको अगर याद हो जी। तो ये इलीगल माइनिंग एक जगह, कहीं जितने भी नंबर 2 के काम हैं ऑफिशियली हो रहे हैं, और उनको अगर कोई पत्रकार बाहर निकालने की कोशिश करता है, ये जो मारे गए यूपी में जिनको जलाया गया शाहजहांपुर में, हम देखे उसको क्यों जलाया गया, क्योंकि वो एक आंगनवाड़ी एक महिला थी जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसको उसने उस एक्सप्लॉइटेशन को उजागर किया, उसको सामने लाया। उसके अलावा वो उससे पहले एक अखबार के लिए काम करता था, उसने बहुत लोकल लेवल की एक्सपोजेस की। तो इसमें अब आप देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये फाइनल डिक्लेरेशन माना जाए, उसके बावजूद जिस पे वो इल्जाम लगाता है वो अभी भी गद्दी पे बैठे हुए हैं, और सरकार कहती है कि उसको हटाया नहीं जाएगा। ये कहां का कानून है? ये कौन सा लॉ है? क्या पत्रकार के लिए ये लॉ नहीं है भारत का? क्या पत्रकार के लिए जो मध्य प्रदेश में जो हुआ अभी तक वो क्यों घूम रहे? और आज ये मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, सिंह साहब आप भी इस पे गौर दीजिए, मध्य प्रदेश से ये खबरें आ रही है कि शायद ये पत्रकार ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ था। ये क्या है? उसे जला दिया गया। और इस पे मैं आज ये कह रहा हूं एक पत्रकार होने के हैसियत से कि हमें इंसाफ चाहिए इस पे, क्योंकि अगर पत्रकारों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम भी सड़क पे आएंगे। आप तो सड़क पे आ रहे हैं, आपके हमने कई जलसे जुलूस भी देखे, प्रदर्शन भी किया, और ये हमेशा से होता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई पत्रकार को आप मजबूर कर रहे हो सड़क पे आने के लिए? नहीं, मगर मैं राहुल जलाली साहब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार के लेवल पे आप उसके साथ मिलकर के कोई कानून बनाना, कोई गाइडलाइंस कुछ तय करेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर सरकार तैयार है, हम लोग तैयार है, हमने मांग भी की हुई है, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मांग की हुई है जी कि एक कानून बने जो एक्सक्लूसिव हो पत्रकारों के लिए। पर कानून से ही सब कुछ नहीं होता। कानून आप कितने भी बना लीजिए, अगर कानून चलाने वाले कुछ ना करें, कानून ऑलरेडी है। कानून का मामला है, ये आरपी सिंह साहब से पूछेंगे कि आरपी सिंह साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक PIL दायर हुई और जिसके बेसिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ है, उसमें ये मांग की गई है, जो राहुल जलाली साहब कह रहे थे, कि पत्रकारों के लिए अलग से गाइडलाइंस बननी चाहिए, और जहां ऐसे मामले की खबरें आए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत वनरेबल होते हैं वो लोग,
छोटे जो इलाकाई गांव और देहात और कस्बे के लेवल पर पत्रकारिता कर रहे हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके ये इस काम को कर रहे हैं और उसकी सजा भुगत रहे हैं। इसीलिए आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि आपकी एनडीए सरकार इस सिलसिले में कोई पहल करेगी? नहीं, मैं इससे पहले कि मैं इस पर टिप्पणी करूं कि इस पर क्या कानून, क्या व्यवस्था हो सकती है और कैसे आगे चलता हो सकती है, पर मैं एक छोटा टिप्पणी करना चाहूंगा। नीम अफजल साहब ने कहा गुजरात से शुरू हुआ। नीम अफजल साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप उसमें राजनीति ले आए। अगर ये कहना हो तो मुझे कहना पड़ेगा 84 से शुरू हुआ नीम अफजल साहब। ये 84 में जो सिखों के साथ जिस ढंग से जलाया गया टायर डालकर, वो कभी हुआ नहीं था। सिंह साहब, मैंने सर आपने कहा मुझे, तो मैंने तब मैं बोला सर, आपने बोला मैं आपके जमाने में नहीं हुआ। नीम अफजल साहब नहीं, वो पत्रकार का बता रहे हैं, जलाने का बात आपने दूसरा समझ लिया। सर देखिए जो भी हो सर, कहीं तो आप लोग सहमति करें कि पत्रकार जल रहा है। मैं माफी चाहता हूँ। एनीहाउ, तो इशू है कि इस पे बिल्कुल मैं मानता हूँ, इस पे एक कड़ा कानून, कड़ा कोई सिस्टम लाने को। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रेस में, मीडिया में या प्रेस काउंसिल में जो लोग हैं, इस पे कोई एक सिस्टम बनाए, जब भी इस प्रकार की घटना हो उस पर तुरंत के तुरंत सेंटर की ओर से, जब यहाँ से मतलब जो यहाँ पे पत्रकार दिल्ली में बैठे हैं, इनकी ओर से, जो प्रेस काउंसिल की ओर से तुरंत एक कोई टीम बनाकर भेजने को। अब ये रखे, ये छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, ये छोटे शहरों में हो रहा है, वहां पर उतनी इंक्वायरी में डिले हो सकता है, वहां प्रोसेस को सरल कर सकते हैं। अगर यहाँ से तुरंत उसी समय इनिशिएटिव लेकर कोई टीम जाए, तुरंत उसी में एक्शन ले और उसकी जानकारी और पुख्ता करें और लगातार उसको उजागर करके, और ये लगातार इसको उजागर करके और उस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, तो इस पे कहीं टीम गई थी। ये नहीं है कि टीम नहीं गई थी। शाहजहांपुर टीम गई सर, शाहजहांपुर टीम और यहाँ भी जाएगी, जरूर जाएगी। मेरा शाहजहांपुर की घटना की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आज नोटिस जारी किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी किया है, प्रेस काउंसिल को भी किया है, और दोनों में ये बात कही गई है कि साहब गाइडलाइंस भी बननी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये मामले रुकें। देखिए, एक जमाने में जब महिलाएं जला दी जाती थी दहेज के लिए, तब ये होता था कि एक कानून की जरूरत है, और वो कानून आया और वो सख्ती लागू हुई, उसके कुछ अच्छे भी परिणाम निकले, कुछ बुरे भी निकले, लेकिन उससे फिर एक डर पैदा हुआ। तो जब तक लोगों के अंदर डर, खास करके आप जैसे लोगों के लिए डर पैदा नहीं होगा, जो राजनेता, माफ कीजिएगा, जो सत्ता का ज्यादा मिसयूज करते हैं, तब तक इस पर कैसे रोक लगेगी? मैं तो कह रहा हूँ इस पे कानून लाने की जरूरत है। इस पे प्रेस काउंसिल की ओर से कोई इनिशिएटिव हो, उस सरकार को भेजा जाए। उस पे मैं खुद कह रहा हूँ कि इस पे कुछ ऐसा हो जिसपे एक सेफ गार्ड बने, जैसे विसल ब्लोअर के लिए एक सेफ गार्ड बना, वैसे अपने पत्रकारों के लिए एक सेफ गार्ड, ये भी किस्म के विसल ब्लोअर्स हैं जो नीचे हॉस्टल में काम करे, विसल ब्लोअर का काम करें, इनके एक सेफ गार्ड बने, उसमें जनता हो और कार्रवाई में कहीं कटौती ना हो। कार्रवाई में कहीं कोई कमी दिखेगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगली बार फिर किसी दूसरे व्यक्ति को उससे उत्साह मिलेगा उस प्रकार का काम करने का। नीम अफजल साहब, आपका क्या सुझाव है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि हर बार के लिए एक नया कानून आएगा। ऑलरेडी कानून मौजूद है। किसी शख्स को अगर वो ब्लैकमेल भी कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून में गुंजाइश है। अगर कोई पत्रकार, जैसे कि अभी हमारी बहन ने कहा कि कुछ पत्रकार ऐसा भी करते हैं, बिल्कुल ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर, छोटे जो कस्बात हैं, जो छोटी छोटी जगह हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनमें कुछ खराब पत्रकार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो खराब पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनके एडिटर को लिखना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अगर वो झूठी रिपोर्ट शाया करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उसके खिलाफ। लेकिन किसी को जिंदा जला देना, ये तो कोई इसको किसी कानून की जरूरत नहीं है। कानून अपने आप से मौजूद है। किसी शख्स को आप मध्य प्रदेश से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाएं, किसी जंगल में ले जाके जला दें, या जैसा कि यूपी में हुआ, दोनों अपने आप में बहुत ही खतरनाक बातें हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका हशर हम ये करेंगे। ये नहीं कि खाली हम आपको मार देंगे, हम तो आपको जिंदा जला देंगे। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। कानून पहले से मौजूद है, उस कानून के अंतर्गत काम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्यों ना इसकी जो सीबीआई से जानकारी हो, इंक्वायरी हो जी। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी लिखा है कि आप इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करवाएं। ऐसा कुछ आज नहीं, अभी तो वो एडमिट हुआ है पीआईएल और नोटिस जारी हुए हैं जी। नोटिस इशू होना ही अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट को और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आप में एक, मैं समझता हूं, आपने जो जुमला बोला, मैं समझता हूं सारे पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो पावर में हो या पावर से बाहर हो, उनके लिए बड़ी चिंता का समय है कि जब एक आम टेलीविजन चैनल पर ये माना जाता है अब आप अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आप तो उस आदमी को जिंदा भी जलवा सकते हैं। ये निहायत ही शर्मनाक है। पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को ये जुमला सुन के वाकई शर्म आनी चाहिए और ऐसे किसी आदमी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात, 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन के बाद सिर्फ पुलिस वालों को, उनको जिन्होंने जिंदा जलाया, उनको बजाय इसके कि आप नौकरी से निकालते, आपने उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया है। कल को मुकदमा लड़के वापस आ जाएंगे जी।
आदित्य जी, प्राइमा फेशी इस दोनों मामलों में जो जिनकी घटनाओं का हमने शुरू में जिक्र किया और जिनकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि साहब ये सैंड माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ ये पत्रकारों ने आवाज़ उठाई थी और उसका नतीजा उन्हें अपनी जान दे करके देना पड़ा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब प्राइमा फेशी एस्टेब्लिश हो रहा है तो आखिर हम इस देश में खाली लोकतंत्र तकनीक के आधार पर नहीं चलाते, कुछ लोक लाज भी होती है, कुछ लोक भय भी होता है, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, कुछ राजनीति के तकाजे भी होते हैं कि जैसा मीम अफजल साहब कह रहे थे कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपका नाम उसमें लिया गया है और वो गलत आ गया है तो वो साफ हो जाएगा, 6 महीने बाद आप दोबारा मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने आके कहा कि नहीं साहब, अभी जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं होता, ये हम किस तरह के मानदंड कायम कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि अगर मंत्री को आप हटा देते, उसका कुछ ना कुछ संबंध है उस पूरे प्रकरण से, अगर आप हटा देते तो आपका क्या चला जाता? यही जांच जब हो जाती तो वापस आ जाते, जांच में क्लियर हो जाते, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, तरह तरह के सिफारिशें की गई और फिर उसके बाद उनको नहीं हटाया गया। अब अंत में जाके शायद अगर ये बात आगे जाएगी तो शायद उस मंत्री को का चुनाव लड़ना और जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही दूभर हो जाएगा। लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया, और फिर उसके अलावा आप कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए इसमें। हर पार्टी को ये लिख के देना चाहिए कि हम अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा क्या करेंगे। इस पे एक सहमति होनी चाहिए, लेकिन ये तो कहीं दिखता नहीं है जी। बोलने को सब कहते हैं कि हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है जी तो वो नहीं हो पाता। राहुल जलाली साहब, आखिर हम फिर इस सिलसिले में किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी तो मुझे लग नहीं रहा है हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बातें तो बहुत हो रही है, आश्वासन भी बहुत दिए जा रहे हैं, पर ठोस कदम कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। और ठोस कदम ये था कि तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं मीम अफजल साहब से कहता हूँ, सिंह साहब से कहता हूँ, आप मिलके क्यों नहीं एक स्टेटमेंट निकालते हो कि वो जो मंत्री है, जो दोषी है, वो अपने पद से नीचे जाए। अगर इतना ही चिंता है पत्रकारों के जलने पे तो आप कहीं तो शामिल होइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे, हमारा जो सियासत किस तरफ जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे सियासत, कहीं धर्म के नाम पे सियासत, उसमें जुड़ कौन गया, जितना एक क्रिमिनल एलिमेंट है। तो ये सब जब चलता रहेगा, ये मिश्रण जो चलता रहेगा, तो ये सब होएगा। पत्रकारों की जो आजादी है उस पर कंट्रोल रहेगा, इससे हमें बाहर निकलना है। पत्रकारों को मारा क्यों जाता है? तो फिर हम ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जी, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पत्रकारिता यहाँ की जिंदा रहेगी और हम लड़ेंगे। बाकी लड़े ना लड़े, पत्रकार और एक छोटे कस्बे का पत्रकार आज इस लोकतंत्र की मशाल को लेके अपने जान के खतरे में जो जलाए जा रहे हैं वो इसे जिंदा रखा है। लेकिन और मैं सबसे बड़ा ट्रिब्यूट इनको ये देना चाहूंगा। मगर पूरी दुनिया में राहुल जलाली साहब बड़ी खराब इमेज जा रही है। आज मैं देख रहा था एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर के जितने भी पत्रकारों के विश्वव्यापी संगठन है, सब निंदा कर रहे हैं, सब भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई इस घटनाओं को रोकिए, आप ये हो क्या रहा है। देखिए, हमारी पूरी पॉलिटिकल जो पूरी कौम है उनको मिलकर सोचना है कि अगर इस डेमोक्रेसी को, और इमरजेंसी का ईव है, ये इमरजेंसी 25 को डिक्लेयर हुई थी, 25 अब आने वाला है जी। आज ये सब मिलके सोचे कि अगर हमें अपनी जमहूरियत को जिंदा रखना है तो पहले तो ये जो वारदातें हो रही हैं, जो पत्रकारों को जलाया जा रहा है, इसको मिलके रोकिए। नहीं तो आज हमला हम पे है, कल आप पे भी हो सकता है। ये सारी जो बुनियाद है जमहूरियत की, ये हिल सकती है। आरपी सिंह साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से कोई कटौती मिलेगी नहीं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, और इसके भर्त्सना भी करें। और इसमें ये नहीं नीम अफजल साहब या मेरी पार्टी या किसी पार्टी, सब पार्टी की जो रूलिंग पार्टी, उसकी मैं नहीं कह सकता उसको कवर अप करने की कोशिश करें, परंतु हमारी तरफ से उसकी भर्त्सना हो रही है, उसकी चिंता हो रही है। परंतु मैं चाहूंगा ये लगातार अगर इस प्रकार का मामला हो, उसको प्रेस काउंसिल या बाकी यहाँ जो दिल्ली में बैठे पत्रकार, क्योंकि जो छोटा पत्रकार मौसल में बैठा है या किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, उसकी चिंता यहाँ बैठे लोग यहाँ इस प्रकार की कोई घटना उस पर लगातार फोकस रखें।
क्योंकि वहां की घटना को फोकस आना बहुत जरूरी है। कोई इस घटना को लगभग 20 दिन हुए और पहले 10 दिन तो इस पर कोई बातचीत ही नहीं हुई किसी चैनल में। अब इस चैनल से बातचीत होनी शुरू हुई, पहले 10-12 दिन तो कहीं भी बातचीत ही नहीं हुई उस पर। तो इसलिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई होने के लिए ये भी जरूरी है कि जो बाकी नेशनल मीडिया है उस पर फोकस करे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको अगर नहीं चिंता करेंगे तो आगे इसका बहुत एक भयंकर रूप निकलेगा आगे जाकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, मीम अफजल साहब, राहुल जलाली साहब और आदित्य फडणवीस जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि पत्रकारों पर जो ये वीभत्स हमले हो रहे हैं इनमें कमी आएगी, अंकुश लगेगा, सरकारें ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करेंगी ताकि हम जो दुनिया में हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं उसमें हम अपने चौथे खंबे की भी सुरक्षा कर सकें, उनकी जान बचा सकें और कम से कम ऐसे पत्रकारों की जो अपनी जान की बाजी लगाकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। Hottest topics.